नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम हुआ था। उसी का हम 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक इस क्वेश्चन पेपर में हमने 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम 61 नंबर से क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं। और जो क्वेश्चन है आज का 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि DC शंट मोटर में लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए डॉट डॉट के द्वारा आर्मेचर धारा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि DC शंट मोटर है और इसमें लोड आवश्यकता को पूरा करना है, तो फिर आर्मेचर करंट को हम कैसे कंट्रोलिंग करेंगे। तो DC मोटर के केस में जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है वो V = EB प्लस IA हो जाता है। अब ये जो V है टर्मिनल वोल्टेज है, EB जो है बैक EMF है, IA आर्मेचर करंट और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि आर्मेचर करंट की जो कंट्रोलिंग करेंगे, मतलब उसको हम कंट्रोल करेंगे, वह बैक EMF से किया जाएगा। अब इसको बैक EMF के रूप में अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो EB = V - IA, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आर्मेचर करंट को अगर हमें कंट्रोल करना होगा तो सबसे पहले बैक EMF के द्वारा हम इसे करेंगे, यानी बैक EMF यही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में बैक EMF का मान 0 होता है, इसी कारण से आर्मेचर करंट का मान स्टार्टिंग में ज़्यादा हो जाता है, यानी कहते हैं कि स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर की कॉमन एमीटर प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि को स्थिर करने के लिए उत्सर्जक प्रतिरोध को आंशिक रूप से डॉट डॉट के द्वारा बाईपास किया जाता है। सर्किट जो है कॉमन एमीटर की है और इसमें वोल्टता लब्धि को कांस्टेंट रखना है, तो फिर इसमें जो आउटपुट का रेजिस्टेंस होगा उसके किसके द्वारा बाईपास किया जाएगा। अब इसका कुछ सर्किट ऐसे बनता है, सर्किट हम ड्रा कर रहे हैं, आपको वहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे सर्किट जब हम बनाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस डाल देंगे, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से बेस पॉइंट हम निकाल लेंगे और फिर यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। अब ये जो हमारा होगा कलेक्टर पॉइंट हो जाएगा और ये एमीटर है, तो कॉमन एमीटर है, इसका मतलब है कि इसको हमें कॉमन करना होगा, तो एक रेजिस्टेंस के द्वारा हम इसे कॉमन कर देंगे। अब यहाँ कॉमन हो जाएगा। अब देखिए कि ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया और ये बेस हो गया। अब यहाँ से हम एक कैपेसिटर के द्वारा आउटपुट हम ले लेंगे इस पॉइंट से। अब ये कह रहा है कि कॉमन जो आप एमीटर यहाँ कर रहे हैं, इसमें जो उत्सर्जक रेजिस्टेंस होगा वह किसके द्वारा बाईपास किया जाएगा, मतलब किसके द्वारा आउटपुट किया जाएगा। तो यहीं से हम एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ एक कैपेसिटर लगा करके यहाँ से हम बाईपास कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कॉमन एमीटर में आउटपुट वोल्टता को कंट्रोल कांस्टेंट करने के लिए हमें बाईपास किससे कराना होगा, तो ये कैपेसिटर से कराना होगा। और ये कैपेसिटर जो लगता है वह कॉमन एमीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A एक संधारित्र के द्वारा बाईपास किया जाएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर की 61 सेंटीमीटर लंबी परादीप्ति लैंप ट्यूब की लगभग वोल्टता रेटिंग क्या होती है। तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा।
इसकी जो रेटिंग होगी वह 20 वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन फॉर टोटल पावर इन 3 फेज सर्किट। 3 फेज सर्किट में टोटल पावर की बात किया जाए तो वो पावर हो जाता है P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। ये जो किस टर्म में है तो याद रखिएगा लाइन के टर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है। तो लाइन के केस में जब भी पूछेगा तो यहाँ पे √3 से गुणा होगा 3 फेज के केस में। अगर यह फेज के टर्म में पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा 3 VPH IPH cos फाई हो जाएगा। फेज के टर्म में देखिए फेज वोल्टेज फेज करंट है तो वहाँ पे 3 से गुणा होता है। क्योंकि यहाँ पे लाइन के टर्म में सभी ऑप्शन दिया है तो लाइन के टर्म में ये वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 65 नंबर कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थानांतरित करने पर 10 मिलीजूल कार्य होता है तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। विभवांतर पूछा गया। देखिए यहाँ पे आवेश जो दिया गया है 10 माइक्रोकूलम है और जो किया गया जो कार्य है W का मान वह 10 मिली जूल का है। तो हमें वोल्टेज ज्ञात करना है तो फार्मूला जो होगा V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। W का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 10 मिली जूल। मिली जूल का मतलब 10⁻³ कर देंगे अपान Q। ये Q जो है आवेश है तो यहाँ पे इसका मान दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। अब क्या करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो अगले स्टेप में इसको हमको लिखेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ और ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 10 इंटू 10⁻, देखिए +6 में से -3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 3 रहेगा। अब ये 3 हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 अभी बचा है नीचे में, ये 10 हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10⁻³ बचा। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 पर 3 जीरो, इसे हम 1000 लिख सकते हैं। अब इसको दूसरे फॉर्म में 1 किलो वोल्ट भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 किलो वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 और मिली के लिए -10⁻⁻3। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर कि किसी भी संकेतक उपकरण में सूचक की अंतिम साम्य स्थिति पर कौन सा वाला गुण 0 होता है। जब कोई संकेतक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो सुई होती है वह अपनी अंतिम पोजीशन पे होती है तो उस पे कौन सा ऐसा टार्क है वह 0 होता है। तो देखिए जब अंतिम पोजीशन पे होती है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इस कंडीशंस में एक टार्क काम करता है उसे हम डैम्पिंग टार्क कहते हैं। यदि वो दोनों बराबर हैं और पॉइंटर एकदम रेस्ट पोजीशन में है तो वहाँ पे कोई भी डैम्पिंग टार्क नहीं कार्य करता है। अब डैम्पिंग टार्क जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो डैम्पिंग टार्क होता है वह एडी करंट डैम्पिंग टार्क, दूसरा जो होता है वह फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क और तीसरा जो होता है एयर डैम्पिंग टार्क। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम पोजीशन पे जब वह जाता है तो वह रेस्ट पोजीशन में आ जाता है तो वहाँ पे कोई डैम्पिंग टार्क नहीं लगेगा, यानी डैम्पिंग टार्क जो होगा वो 0 होगा। अवमंदन बल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जब अंतिम पोजीशन पे आता है तो पॉइंटर ऐसे
दोलन करता रहता है। इसी दोलन को समाप्त करने के लिए हमें डैम्पिंग टार्क की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हमने बताया डैम्पिंग टार्क 3 प्रकार के होते हैं। अब जो है ऑपरेटिंग टार्क क्या होता है या डिफ्लेक्टिंग टार्क, तो पॉइंटर को शून्य पोजीशन से चलाने के लिए जिस टार्क की आवश्यकता होती है उसे हम डैम्पिंग टार्क कहते हैं। कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, तो डैम्पिंग टार्क जब ऑपरेट करता है पॉइंटर को तो उसके ठीक अपोजिट साइड में एक टार्क लगता है जो उस पॉइंटर को कंट्रोल करता है, उसे हम कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। और जब किसी पॉइंटर पर ये दोनों टार्क डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग लगते हैं तो पॉइंटर बार बार दोलन ऐसे करता है। इस दोलन को समाप्त करने के लिए हमें डैम्पिंग टार्क की आवश्यकता होती है और यही डैम्पिंग 3 होती है, इन्हीं का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके बताना है कि ये किस मोटर का है। यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई ये कनेक्ट है मोटर, और यहाँ पे ये मेन बाइंडिंग है और यहाँ पे स्टार्टिंग बाइंडिंग है। अब स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा है और ये दोनों जो बाइंडिंग है आपस में पैरेलल में है। अब इस कैपेसिटर के साथ किसी प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कैपेसिटर है ये हमेशा इस वाइंडिंग से कनेक्ट ही रहेगा, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे रनिंग हो। तो इस हम कैपेसिटर को कह सकते हैं कि ये परमानेंट कैपेसिटर है। परमानेंट बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि यह कैपेसिटर जो है यह डिस्कनेक्ट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो मोटर है वह परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। अब देखिए परमानेंट कैपेसिटर मोटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर की डीसी जनरेटर की चुंबकीय विशेषता स्थिर गति पर डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच उल्लेखित की जाती है। डीसी जनरेटर हो डीसी मोटर हो उसमें विशेषता के रूप में 3 विशेषताएं पढ़ी जाती हैं। एक तो जो होता है वह चुंबकीय अभिलक्षण होता है, दूसरा जो होता है वह आंतरिक अभिलक्षण होता है, और तीसरा जो होता है वह बाह्य अभिलक्षण होता है। अब देखिए चुंबकीय अभिलक्षण जो होता है वह किसके बीच खींचा जाएगा, तो ईजी और फील्ड करंट आईएफ के बीच खींचा जाएगा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच खींचा जाएगा, तो ईजी एंड आर्मेचर करंट के बीच खींचा जाएगा। और बाह्य कैरेक्टरिस्टिक जो होगा यह किसके बीच खींचा जाएगा, तो यह टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच खींचा जाएगा। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पूछा है चुंबकीय विशेषता, यानी इसको पूछ रहा है ऊपर वाले को, फर्स्ट वाले को, ये किसके बीच है, तो ईजी और फील्ड करंट के बीच खींचा जाएगा, यानी उत्पन्न ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के दोनों भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर की एक 240 वोल्ट एसी आपूर्ति 60 ओम प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध भूसंपर्कन रहित वाले उपकरण से जुड़ी है। मान लीजिए कि केबल का दोषपूर्ण विद्युतरोधन धातु बॉडी को विद्युत में यानी लाइव बनाता है। अब यदि 1000 ओम प्रतिरोध वाले कोई व्यक्ति धातु बॉडी को छूता है तो उससे कितनी क्षरण धारा प्रवाहित होगी, यानी लीकेज करंट पूछा है। मेन जो वोल्टेज है यहाँ पे 240 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो है एसी है तो 50 होगी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो दिया गया है 60 ओम का है। अब ये कह रहा है कि इसमें भूसंपर्कन रहित है, इस कंडीशन पे वह भूसंपर्क नहीं किया गया है। अब मान लीजिए कि वह लाइव वायर से कनेक्ट हो रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस जो है वह 1000 ओम का हो जाता है, तो फिर इसमें लीकेज करंट कितनी फ्लो होगी आपको कैलकुलेट करना है।
अब लीकेज करंट इक्वल टू वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस उस बॉडी का जिसमें लीकेज करंट हो रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज तो ये मेन ही रहेगा ना, तो ये 240 वोल्ट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कौन सा, जिस बॉडी में अभी लीकेज करंट फ्लो होने वाली है, तो कौन सा है 1000, तो ये 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा बदलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 240 अपान 10⁻3, 1000 है तो 10⁻3 लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 240 इंटू 10⁻−3। अब -3 का मतलब ये मिली हो गया, यानी अब हम लिख सकते हैं 240 मिली एम्पियर। और जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में यही दिया है 240 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 70 नंबर की वैक्यूम क्लीनर, फूड मिक्सर, सिलाई मशीन आदि जैसे घरेलू अनुप्रयोगों में सामान्यतः किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा, यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर जो है वह AC प्लस DC दोनों पर समान रूप से वर्क कर सकती है और ये सिंगल फेज मोटर के अंतर्गत आती है। अगर सिमिलर की बात किया जाए तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है वह DC सीरीज मोटर के समान होती है। इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर की, एक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 20 सेंटीग्रेड पर 12 ओम है और 60 सेंटीग्रेड पर 16 ओम हो जाता है, तो 0 सेंटीग्रेड पर तापमान गुणांक अल्फा का मान हमें बताना है कि अल्फा का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, तो देखिए फार्मूला एक आता है R2 = R1 कोष्ट में 1 + अल्फा डेल्टा टी। इसी फार्मूले पर हम बैठाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेंटीग्रेड पर 12 ओम है। 12 ओम जो है ये R2 का मान है, तो यहाँ पे हम R2 का मान क्या ले लेंगे 12 = R1 कोष्ट में 1 + अल्फा, कैलकुलेट करना है डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है 20 सेंटीग्रेड, तो इंटू हम 20 सेंटीग्रेड कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन लेंगे तो दूसरे में देखिए R2 का मान 16 है, तो 16 हो जाएगा = R1 कोष्ट में 1 + अल्फा और डेल्टा टी में यहाँ पे क्या ले लेंगे 60 डिग्री ले लेंगे, 60 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इस फर्स्ट और दो इक्वेशन को हम हल करेंगे, तो देखिए R1 से ये R1 मारा जाएगा। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा 12/16 = इसको हम लिखेंगे तो 1 + 20 अल्फा अपान 1 + नीचे में 60 अल्फा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 चौका 12, सॉरी 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, 3/4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्या करेंगे क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो देखिए यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 36 18 प्लस 180 अल्फा हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू अब 4 से इसमें कीजिए तो 4 एकम 4 हो जाएगा प्लस 20 चौका 80 अल्फा हो जाएगा, 80 अल्फा हो गया। अब देखिए इधर में 3 है और इधर में 4 है। अब 180 अल्फा और यहाँ पे 80 अल्फा, तो 180 अल्फा में से 80 अल्फा इधर करेंगे क्योंकि बीच में बराबर है ना, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 अल्फा माइनस 80 अल्फा 100 अल्फा हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे 4 है और इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, 1/100 और इसका मात्रक प्रति सेंटीग्रेड होता है। अब 1/100 देखिए अल्फा का मान ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 72 कि सामान्य संकेतक के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डीसी मोटर का सही वोल्टता इक्वेशन है। डीसी मोटर का वोल्टेज के रूप में इक्वेशन आपको बताना है, क्या होगा ये देखिए, V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए हो जाएगा। यह डीसी मोटर का वोल्टेज के रूप में इक्वेशन यही होता है, V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर है। V जो है टर्मिनल वोल्टेज है और ई बी जो है बैक ईएमएफ है, आई ए जो है आर्मेचर करंट है और आर ए जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या है कि अगर जनरेटर के केस में पूछेगा वोल्टेज, मतलब जनरेटर में वोल्टेज के रूप में इक्वेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो जनरेटर के केस में V इक्वल टू ये ईजी हो जाएगा जनरेटिंग वोल्टेज और माइनस हो जाएगा आई ए आर ए। सेम कंडीशन है, टर्मिनल वोल्टेज है, ईजी जो है जनरेटिंग वोल्टेज है, आई ए आर्मेचर करंट और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो है जनरेटर का है और ये जो है मोटर का है। फिलहाल यहाँ मोटर का पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनरेटर का पूछता तो इसी इक्वेशन में यहाँ माइनस हो जाता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर की ज्यावक्रीय वोल्टता या धारा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ज्यावक्रीय वोल्टता या धारा के रूप में रूप फैक्टर यानी फॉर्म फैक्टर की बात पूछा है। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है आरएमएस मान अपान एवरेज मान। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर में दिया है, फॉर्म फैक्टर को हम रूप गुणांक भी हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी, तो ये हो जाएगा आरएमएस अपन एवरेज मान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक आता है पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम मान अपान आरएमएस मान। तो ये पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर इस दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 74 नंबर की कौन सा जंक्शन डायोड परिवर्तनशील रिवर्स बायस के अंतर्गत एक परिवर्तनीय संधारित्र की तरह कार्य करता है। डायोड में पूछा गया है। अब वह डायोड जो रिवर्स बायस में काम करता है और उसके साथ एक कैपेसिटर भी लगा रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यही कैपेसिटर है और कैपेसिटर में ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो इस डायोड को जो हम कहते हैं वैरेक्टर डायोड बोला जाता है और ये वैरेक्टर डायोड जो होता है वह रिवर्स बायस में कार्य करता है। इसमें क्या है कि इसमें जो कैपेसिटर जो लगता है वो वेरिएबल होता है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस कैपेसिटर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैरेक्टर डायोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैरेक्टर डायोड को याद रखिएगा, यह रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर की अल्टरनेटर के वोल्टता विनियमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्टेटमेंट है अल्टरनेटर के रूप में है और गलत स्टेटमेंट को आपको बताना है, गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट एक जो है कि अग्र शक्ति गुणांक पर एक अल्टरनेटर में सामान्यतः ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होता है। बात बिल्कुल सही है। अगर शक्ति गुणांक पर है, लीडिंग पावर फैक्टर पे है, इसका मतलब है कि यह इसका जो वोल्टेज होगा वह मैक्सिमम होगा। तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो फिर इसमें ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। दूसरा है कि इकाई शक्ति गुणांक पर एक अल्टरनेटर में धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये भी बात सही है। इकाई शक्ति गुणांक है तो धनात्मक होगा लेकिन मिनिमम होता है, तो ठीक है, ये भी बात सही है। सी कह रहा है कि पस्ता यानी लैगिंग पावर फैक्टर पर एक अल्टरनेटर में धनात्मक शक्ति गुणांक होता है, ये भी बात सही है। लैगिंग है तो इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वह धनात्मक होगा और थोड़ा ज़्यादा होता है वोल्टेज रेगुलेशन इस केस में। डी ऑप्शन जो है कि शून्य शक्ति गुणांक पर अल्टरनेटर में उच्चतम विनिमय मतलब वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। शून्य शक्ति गुणांक है तो इस पर वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वह मिनिमम से मिनिमम प्राप्त होगा, जबकि ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा, किसी भी मशीन का जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वह मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, और आइडियल के केस में 0 होता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए अच्छे के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर की, डीसी शंट जनरेटर में किस हानि को जनरेटर पर लोड से स्वतंत्र माना जाता है? अगर डीसी शंट जनरेटर है तो उसमें कौन सा ऐसा लॉसेस है जो लोड पे डिपेंड नहीं करता है? तो याद रखिएगा, इसमें 3 प्रकार के लॉसेस आते हैं जो लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं। लव हानि है, ये भी लोड पे डिपेंड नहीं करती है। यांत्रिक हानि और शंट फील्ड हानि, ये जितनी भी हानियां हैं ये कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आते हैं, लोड पे डिपेंड नहीं करेंगे, यानी नो लोड से फुल लोड तक ये हमेशा कांस्टेंट बने रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कॉपर लॉस जो होता है ये वेरिएबल लॉस के अंतर्गत आता है, और जैसे जैसे मशीन पर लोड बढ़ते चला जाता है कॉपर लॉस का मान बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे लोड का मान घटता चला जाता है वैसे वैसे कॉपर लॉस का मान घटता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लौह हानि जो होती है वो कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आती है, और कॉपर लॉस जो होता है ये वेरिएबल लॉस के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा, लौह हानि होती है तो इसमें 2 लॉसेस आते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस लौह हानियों के अंतर्गत आते हैं, और ये भी लॉस कांस्टेंट लॉस के ही अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर की, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकन बल के लिए धारा I, फेरों की संख्या N और फ्लक्स पाथ की लंबाई L है, तो संदर्भ सही व्यंजक बताइए। यहाँ पे चुंबकन बल का फार्मूला पूछा है, तो चुंबकन बल को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और H इक्वल टू होता है Fm अपान L हो जाता है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो H इक्वल टू Fm यानी MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो उसका फार्मूला MMF इक्वल टू NI हो जाएगा अपान L हो जाएगा। यही चुंबकन बल का फार्मूला हो जाएगा H इक्वल टू NI अपन L। अब यही देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर बाई मीटर हो जाएगा, या टर्न एम्पियर बाई मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर की, डाटा अशुद्धता से डोपिंग बाह्य अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। मतलब कि इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं तो उसमें जो पी टाइप के मटेरियल्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पी के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है बजी, BASGI, बजी होता है पी टाइप में। अब पी टाइप में है तो इसमें इम्प्योरिटी कौन सी मिलाते हैं, तो 3 टाइप इम्प्योरिटी पी टाइप में मिलाई जाती है। बी से क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, ए से एल्युमिनियम हो जाएगा, जी से गैलियम हो जाएगा, और आई से इंडियम हो जाएगा। बोरान नहीं है, एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलियम नहीं है, इंडियम नहीं है, और ये भी याद रखिएगा ये 3 संयोजी होते हैं, और इसे हम एक्सेप्टर भी बोला करते हैं। एक और आता है एन टाइप। एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, तो 5 संयोजी इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, और इसके लिए जो मटेरियल होते हैं कौन कौन से आएंगे, तो ये पाब ट्रिक होता है, PAAB पाब हो जाता है। ये पाब का मतलब है फास्फोरस, पी से फास्फोरस हो जाएगा, ए से आर्सेनिक हो जाएगा, इस ए से एंटीमनी हो जाएगा, और इससे बिस्मथ हो जाएगा। तो देखिए फास्फोरस एन टाइप में आएगा, एंटीमनी एन टाइप में आएगा, आर्सेनिक इसमें एन टाइप में आएगा। तो ये 2 टाइप के होते हैं, और एन टाइप वाले को डोनर और पी टाइप वाले को एक्सेप्टर बोला जाता है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 79 नंबर की, एक 200 वोल्ट लैंप आपूर्ति से 2 एम्पियर की धारा लेते हुए 4000 ल्यूमेन का कुल दीप्त फ्लक्स उत्सर्जित करता है,
तो इसकी प्रदीप्ति दक्षता कितनी होगी आपको बताना है। प्रदीप्ति दक्षता इक्वल टू इफिशियंसी इक्वल टू होता है ल्यूमेन अपन वाट हो जाता है। अब यहाँ पे ल्यूमेन देखिए स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में लिखा गया है 4000, लेकिन वाट कहीं नहीं दिया है, तो वाट हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो वाट के लिए P इक्वल टू VI होता है। अब वोल्टेज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 200 इंटू I का मान यहाँ पे 2 एम्पियर है। ये हमारा जो आए ये क्या हो गया, ये पावर हो गया, तो इसी में रख दीजिए। ल्यूमेन कितना है 4000, तो ये 4000 हो जाएगा। अपन वाट कितना है, तो 200 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 से एक कम 4 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 10 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी इफिशियंसी होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर कि 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर गति n और तुल्यकालिक गति ns के पदों में अनुपात वायु अंतराल शक्ति अपान उत्पन्न यांत्रिक शक्ति क्या होगा। तो वायु अंतराल शक्ति जो होता है ns हो जाएगा और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति n हो जाएगा, यानी मैकेनिकल पावर। तो इसे ही हम कहेंगे n/s। यही पूछा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम यही तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। पूरे यूपीपीसीएल टीजीटी के 12 शिफ्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।